Hello, students. We are again here on this online platform. Dear students, हम लोग फिर से एक बार इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हैं और हम लोग W.B. ईट्स की लिखी हुई एक प्रसिद्ध रचना ईस्टर 1916 की स्टडी अब करेंगे. स्टूडेंट्स, ईस्टर 1916 as a poem has a historical background. स्टूडेंट्स, ईस्टर 1916 जो पोयम है इसका एक ऐतिहासिक महत्व है. स्पेशल काइंड ऑफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इट हैज, एंड समवेयर द डिस्क्रिप्शन आई हैव मेड बिफोर यू इन माय फर्स्ट लेक्चर ऑन W.B. ईट्स, तो आई हैव जस्ट मेंशन्ड अबाउट इट. स्टूडेंट्स, जब हम लोगों ने W.B. ईट्स पे अपना पहला लेक्चर किया था, आप लोगों को पढ़ाया था, तो उसमें जो भी चीज़ें W.B. ईट्स की बायोग्राफी को डिस्कस करते हुए हमने आपको बताई थी, कहीं न कहीं वो सारी चीज़ें आपको इनकी कविताओं में देखने के लिए मिलती हैं. तो उस वक्त मैंने जिक्र भी किया था कि किस तरीके से W.B. ईट्स उस दौर में इंग्लैंड और आयरलैंड की राजनीतिक और सामाजिक स्थितियों का गवाह बना, जब इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच आज़ादी का संघर्ष चल रहा था. राइट स्टूडेंट्स, अगर इस पोयम की थोड़ी सी पृष्ठभूमि की हम चर्चा करें कि किस तरीके से इस कविता का जन्म होता है, कहाँ से इंस्पिरेशन मिलती है W.B. ईट्स को, कहाँ से मैटर मिलता है W.B. ईट्स को इस पोयम को लिखने के लिए, तो स्टूडेंट्स, जैसा कि इसका टाइटल आप देख पा रहे हैं, ईस्टर 1916 मीन्स समवेयर द बैकग्राउंड ऑफ दिस पोयम इज रिलेटेड टू ईस्टर. ईस्टर इज अ फेस्टिवल, राइट स्टूडेंट्स, अ रिलीजियस फेस्टिवल ऑफ इंग्लैंड. इंग्लैंड का एक धार्मिक पर्व है, और स्पेशली ये धार्मिक पर्व ईस्टर 1916 से कुछ इसकी यादें जुड़ी हुई हैं. W.B. ईट्स ने इस कविता को 1916 में लिखा था, 1916 में लिखा था, इसलिए ये कविता और भी महत्वपूर्ण हो जाती है. ओके, थोड़ा सा हम इसको बताना चाहते हैं स्टूडेंट्स कि कैसे W.B. ईट्स को स्पेशल इंस्पिरेशन मिली ईस्टर से. एक्चुअली स्टूडेंट्स, दिस वाज द टाइम ऑफ 1870. द पॉइंट्स वी आर जस्ट मेकिंग यू अबाउट, यू आर सपोज टू नोट दैट. आप लोगों से अपेक्षा करता हूँ कि सारे पॉइंट्स जो मेन चीज़ें मैं बताता रहता हूँ उनको आप नोट कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, ये दौर था 1870 का, 1870. as I have told you that this poem has a certain historical background. इस कविता का एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है इसकी. तो स्टूडेंट्स, ये दौर था 1870 का. 1870 वो समय था जब मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं कि इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच एक संघर्ष का दौर था. आप जानते हैं कि इंग्लैंड एक उपनिवेशवादी देश था, कॉलोनीज बनाता था, आसपास के तमाम देशों पे उसका कब्जा था. आप जानते होंगे कि भारत को भी उसने अपना उपनिवेश, अपनी कॉलोनी बनाया था, अपना गुलाम बनाया था. तो उसी तरीके से आयरलैंड जो उसका पड़ोसी देश है, उसको वास्तव में उसने देश रहने ही नहीं दिया. पूरी तरीके से उसकी सब पूरी व्यवस्था पर इंग्लैंड का कब्जा था. लेकिन वहाँ के लोग अपने आप को फ्री करना चाहते थे, इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे. वो इंग्लैंड के शासन में नहीं रहना चाहते थे.
राइट, और लगातार अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। आयरलैंड में दो ग्रुप थे, जैसे आप लोग भारतीय व्यवस्थाओं को देखे होंगे। आज़ादी के दौरान आज़ादी के लिए जो आंदोलन चल रहा था उसको आप लोगों ने देखा होगा। जो एक तरफ सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग थे, लाला लाजपत राय जैसे लोग थे, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोग थे, और दूसरी तरफ गांधी जी जैसे लोग थे। तो मैंने आज़ादी के लिए सभी संघर्ष कर रहे थे। मैं भारत का उदाहरण दे रहा हूं आज़ादी के संघर्ष का। लेकिन एक ऐसा वर्ग था जो पैट्रियाटिक एरिस्टोक्रेट्स थे, लेकिन दे वांटेड फ्रीडम थ्रू पीसफुल एंड डेमोक्रेटिक मीन्स। माने वो आज़ादी को शांतिपूर्ण तरीके से, प्रजातांत्रिक तरीके से चाहते थे। इन लोगों को नरम दल कहा जाता था। और दूसरी तरफ गरम दल के लोग थे, रिवोल्यूशनरिस्ट थे, क्रांतिकारी थे। वो लोग मीन्स दे वर नॉट हेजिटेटेड टू जस्ट अप्लाई वायलेंट एक्शंस, दे वर ऑलवेज रेडी टू जस्ट अप्लाई वायलेंस। वो हिंसा के रास्ते से, जिस भी रास्ते से हो सकता उस रास्ते से आज़ादी चाहते थे। सबका अपना अपना योगदान था। नरम दल वालों ने अपने तरीके से आज़ादी के लिए संघर्ष किया, गरम दल वालों ने अपने तरीके से आज़ादी के लिए संघर्ष किया। ठीक यही हालात आयरलैंड में थे। आयरलैंड में भी जो आज़ादी का संघर्ष चल रहा था उसमें स्टूडेंट्स दो गुट थे, एक नरम दल था, एक गरम दल था। एक तरफ पैट्रियाटिक एरिस्टोक्रेट्स थे जो पीसफुल और डेमोक्रेटिक तरीके से फ्रीडम चाहते थे, और दूसरी तरफ गरम दल था, रिवोल्यूशनरिस्ट थे, जो हर हाल में किसी भी कीमत पर, चाहे हिंसा ही क्यों न करनी पड़े, उनको आज़ादी चाहिए थी। यहाँ स्टूडेंट्स आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा कि W.B. ईट्स नरम दल का प्रतिनिधित्व कर रहा था। वो वर्ग जो आज़ादी को शांतिपूर्ण तरीके से, प्रजातांत्रिक तरीके से चाहता था, उस वर्ग का प्रतिनिधित्व W.B. ईट्स कर रहा था, राइट। और दूसरी तरफ क्रांतिकारी थे। स्टूडेंट्स, होता ये है कि जब 1914 का समय होता है, आप लोगों को 1914 से कुछ याद आ रहा होगा। यस स्टूडेंट्स, 1914 वाज टाइम व्हेन वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड। सारी दुनिया विश्व युद्ध की आग में जल रही थी। प्रथम विश्व युद्ध मुहाने पर आकर के खड़ा हुआ था, और उसमें इंग्लैंड की लीडिंग भूमिका थी, अग्रणी भूमिका में था इंग्लैंड। तो विश्व युद्ध कोई छोटी चीज तो है नहीं। इंग्लैंड युद्ध में जाने से पूर्व, यहाँ स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स को देखिएगा किस तरीके से पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच आज़ादी के संघर्ष को किस तरीके से द्वितीय विश्व युद्ध ने प्रभावित किया, उस चीज़ को आप देखेंगे। स्टूडेंट्स, इंग्लैंड ने आयरलैंड वालों के सामने ये शर्त रखी कि आप लोग इस द्वितीय विश्व युद्ध में हमारा समर्थन कीजिए, हमारी तरफ से द्वितीय विश्व युद्ध में आप शामिल होइए। हम जब जीत जाएंगे तो हम लोग आप लोगों को एक सरकार बनाने के लिए आप लोगों को फ्री कर देंगे, राइट। हम आप लोगों को आज़ाद कर देंगे। पूरी तरीके से तो आज़ादी नहीं हो सकती है, लेकिन लिमिटेड होम रूल्स, कुछ सीमित
जो गृह नियम कानून हैं उस तरीके से आपको हम आज़ादी प्रदान कर देंगे। राइट? ओके स्टूडेंट्स, और इस पर जो नरम दल वाले थे वो सहमत भी हो गए थे कि ओके, हम लोग आपके साथ हैं और हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड के झंडे के तले युद्ध भी करेंगे, आप लोगों की सेना की तरफ से हम चलेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो गरम दल वाले थे वो तुरंत तो इस बात को मान लिए, लेकिन वो लोग ये सोचते हैं कि ये ऐसा समय है जब इंग्लैंड युद्ध में व्यस्त है, उसका सारा कंसंट्रेशन युद्ध की तरफ है। ऐसे में अगर हम लोग विद्रोह करते हैं तो हम लोग मजबूत पड़ेंगे और विद्रोह करके चलिए बलपूर्वक अपने देश को हम आज़ाद करा लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो होता यूं है कि ईस्टर का दिन था। ईस्टर आप लोग जानते हैं ईसाइयों का एक त्यौहार है। ईसा मसीह को जब फांसी पर चढ़ाया गया था तो उसके बाद जब वो दोबारा से जीवित हो जाते हैं तो उस मृत्यु के उत्थान के दिवस को स्मरण करने के लिए इंग्लैंड में ईस्टर का त्यौहार मनाया जाता है। ये वही दिन था स्टूडेंट्स, दोपहर का वक्त था कि अचानक आयरलैंड में जो गरम दल के क्रांतिकारी नेता थे, दो रिवोल्यूशनरिस्ट थे, उन्होंने अचानक इंग्लैंड में विद्रोह कर दिया और इस कदर विद्रोह कर दिया कि उन्होंने जो इंग्लैंड के सैनिक डबलिन शहर में थे उन सब के ऊपर अचानक आक्रमण करके हजारों की संख्या में आक्रमण कर दिए। और इतना भयानक विद्रोह था ये स्टूडेंट्स, आयरलैंड के जो गरम दल के लोग थे उनके द्वारा किया गया इतना भयानक विद्रोह था कि माने आधे दिन में ही पूरे के पूरे डबलिन शहर पर आयरलैंड का कब्जा हो गया। इससे पहले कि इंग्लैंड तक सूचना जा पाती, इंग्लैंड की सरकार जान पाती कि आयरलैंड के लोग विद्रोह कर दिए हैं और शहर पर कब्जा कर ले रहे हैं, यहाँ आयरलैंड के जो क्रांतिकारी थे, द रिवोल्यूशनरिस्ट ऑफ आयरलैंड, दे हैव डिक्लेयर्ड आयरलैंड एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। इंग्लैंड को उन्होंने एक प्रजातांत्रिक देश घोषित कर दिया, आज़ादी का जश्न मनाने लगे। एंड दे हैव बाय नाउ मेड अ टेम्परेरी गवर्नमेंट। उन लोगों ने एक अस्थायी सरकार की भी रचना कर दी, सरकार बना लिए, अपने आप को आज़ाद घोषित कर दिए। राइट? प्रोविंशियल गवर्नमेंट एट डबलिन वॉज जस्ट मेड देयर। एक सरकार की घोषणा कर दी आयरलैंड वालों ने। लेकिन स्टूडेंट्स, जब इस बात की भनक इंग्लैंड को लगी तो स्टूडेंट W.B. ईट्स बताता है कि फिर इंग्लैंड ने बलपूर्वक, उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि ये विद्रोह कितना खतरनाक है और इस विद्रोह का हमारे इमेज पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। पूरी दुनिया की जो बिरादरी है उसको ये लगेगा कि जब आयरलैंड इंग्लैंड को हरा सकता है, उसके आधिपत्य को समाप्त कर सकता है, तो सारी दुनिया हमको कमज़ोर समझने लगेगी। इसलिए इंग्लैंड ने एक अपनी ब्रिटिश की आर्मी की एक छोटी सी टुकड़ी भेज दी और उसके द्वारा पुनः डबलिन में इस तरीके से तांडव मचाया गया कि फिर से उन क्रांतिकारियों के हाथों से डबलिन को आज़ाद करा करके फिर से डबलिन इंग्लैंड का गुलाम हो गया और फिर से इंग्लैंड का आधिपत्य डबलिन पर स्थापित हो गया। आयरलैंड पुनः इंग्लैंड के अधीन हो गया।
स्टूडेंट्स, इस घटना में जो लगभग 16 लोगों को गिरफ्तार कर पाए थे इंग्लैंड की सेना ने, उन सबको फांसी दे दी गई। राजद्रोह का मुकदमा लगा करके उनको फांसी दे दी गई। W.B. ईट्स बेशक नरम दल का प्रतिनिधित्व करता था, बेशक प्रजातांत्रिक और शांतिप्रिय तरीके से आज़ादी चाहता था। जो तरीका अपनाया गया ये तरीका निश्चित रूप से गलत था उन नरम दल वालों की निगाह में, लेकिन फिर भी जिस वीरता के साथ और आज़ादी के लिए जिस सनक के साथ गरम दल वालों ने अपने आप को प्रस्तुत किया उस दिन ईस्टर 1916 जो पोयम लिखी गई है स्टूडेंट्स, W.B. ईट्स ने जो घटना उस दिन देखी अपनी आंखों के सामने कि किस तरीके से गरम दल वाले क्रांतिकारी अपनी आज़ादी को पाने के लिए पागल दिखाई पड़ रहे थे सड़कों पे, मरने मारने पे उतारू थे उस दिन, करो या मरो, डू और डाई के कॉन्सेप्ट पर चल करके वो किसी भी हाल में आज़ादी लेना चाहते थे। आज़ादी का जो पागलपन आयरलैंड के बच्चे, बूढ़े और जवान सब में दिखाई पड़ रहा था। न केवल वो क्रांतिकारी बल्कि आम जनता भी आयरलैंड की उस संघर्ष में शामिल हो गई थी। उसको देख करके W.B. ईट्स नरम दल का होने के बावजूद भी बहुत प्रभावित होता है और उन गरम दल वाले जो क्रांतिकारी थे उनके साहस की, उनकी बहादुरी की, उनकी देशभक्ति की, उनकी युद्ध की भावना की इतनी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। और जो प्रशंसा करते हैं W.B. ईट्स, उसी को ईस्टर 1916 में उन्होंने लिखा है। मैं आशा करता हूं कि स्टूडेंट्स आप लोग समझ गए होंगे मेरी बात। W.B. ईट्स ने ईस्टर 1916 पोयम में उस संघर्ष के दिन का वर्णन करते हैं, जो ईस्टर के दिन जो संघर्ष हुआ था, जिस तरीके से वो क्रांतिकारी लड़े थे, उसका वर्णन करते हैं W.B. ईट्स। एकदम लाइव कमेंट्री करते हैं कि क्या हालात थे उस समय। यद्यपि उस विचारधारा का समर्थक नहीं था W.B. ईट्स, W.B. ईट्स शांतिप्रिय व्यक्ति था, बावजूद इसके उन क्रांतिकारियों के अदम्य साहस, बहादुरी और देशभक्ति की भूरी भूरी प्रशंसा करता है इस कविता में। राइट स्टूडेंट्स, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस पोएम के बैकग्राउंड को समझ गए होंगे कि कहां से इस कविता का जन्म होता है। अब हम लोग टेक्स्ट की ओर बढ़ना चाहते हैं स्टूडेंट्स। ओके, टेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़ें स्टूडेंट्स। यस स्टूडेंट्स, टेक्स्ट इज ऑन योर स्क्रीन नाउ। W.B. Yeats starts describing that particular day of Easter. W.B. Yeats ईस्टर के उस दिन का वर्णन करना जब शुरू करता है स्टूडेंट्स, बहुत ही एकदम जीवंत वर्णन करना शुरू कर देता है। कहता, आई हैव मेट देम एट क्लोज ऑफ डे कमिंग विथ विविड फेसेस। स्टूडेंट्स, before teaching you this first line, I want to tell you a fact. What W.B. Yeats has tried to mention before you students, W.B. Yeats is very much confident about the courage of the men. एक्चुअली इस पोएम की स्टार्टिंग में ही स्टूडेंट्स W.B. Yeats एक बात आप लोगों से बताना चाहता है कि जो लोग आज़ादी के लिए संघर्ष करते हैं या जो भी दुनिया में क्रांतियां हुई हैं, विद्यार्थियों उन क्रांतियों को करने के लिए जो क्रांतिकारी होते हैं वो कोई चांद से नहीं उतरते हैं। बड़ी महत्वपूर्ण बात आप लोगों से मैं कर रहा हूं स्टूडेंट्स। आज़ादी के संघर्षों को करने वाले, आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने वाले, आज़ादी की लड़ाई में अपने आप को झोंक देने वाले जो क्रांतिकारी होते हैं, जो विद्रोह करते हैं,
वो कहीं चांद से नहीं उतरते हैं, कहीं बहुत स्पेशल लोग नहीं होते हैं, कोई सुपरमैन नहीं होते हैं। दे आर द कॉमन मैन लाइक वी ऑल। वो हम सब की ही तरह सामान्य लोग होते हैं, लेकिन आजादी का जुनून ऐसा होता है, आजादी का नशा ऐसा होता है कि उन्हीं सामान्य लोगों को, उन्हीं सामान्य जीवन शैली का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों को अद्भुत और अदम्य बना देती है वो आजादी की भावना। उस दिन वही लोग अलग नजर आने लगते हैं आपको, राइट? W.B. ईट्स भी यही कहना चाहता है कि ईस्टर वाले दिन जब एक भयानक विद्रोह मेरी आंखों के सामने डबलिन शहर में चल रहा था, आयरलैंड की आजादी के लिए जो अपनी आंखों में सपना लेकर के संघर्ष के मैदान में लोग कूद पड़े थे, जिनकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई पड़ रही थी, उनका रौद्र रूप दिखाई पड़ रहा था, उनका एक भयानक रूप दिखाई पड़ रहा था। वो लोग ऐसे तांडव कर रहे थे जैसे उन्होंने अब तक का संपूर्ण जीवन इसी संघर्ष के लिए ही बिताया हो। लेकिन W.B. ईट्स समझाता है कि इन लोगों को मैं देख करके आश्चर्यचकित हो रहा था कि ये वही लोग हैं जो रोज मुझसे मिलते थे। कभी सब्जी लाते वक्त मुझको मिल जाते थे, कभी चौराहे पे कुछ सामान खरीदते वक्त मिल जाते थे, गलियों में हाय हेलो करते हुए मिल जाते थे। एकदम सामान्य जीवन जैसे आम आदमी का जीवन होता है, रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाले लोग, ये वही लोग हैं। लेकिन आज इनकी आंखों में क्या ऐसा हो गया है, ऐसा आज क्या हो गया है कि पूरी तरीके से एक विद्रोह की ज्वाला जल रही चारों ओर, मरने और मारने पे उतारू हैं, डू और डाई, करो या मरो की स्थितियां बनी हुई हैं। उस बात को W.B. ईट्स दिखाने का प्रयास करता है स्टूडेंट्स। और उस संघर्ष में जो लोग शामिल थे, जो लोग लड़ रहे थे इंग्लैंड की आज़ादी के लिए, उन क्रांतिकारियों में कुछ लोगों के बारे में W.B. ईट्स इस पोयम को डिस्क्राइब करते वक्त बताता है। एक एक लोगों के बारे में बताना शुरू करता है कि वो लोग कौन कौन थे, कैसे लोग थे जो इस आज़ादी के आंदोलन में अग्रणी भूमिका अदा किए, आखिर उनकी जीवन शैली क्या थी, उनका बैकग्राउंड क्या था, कैसे उन लोगों ने संघर्ष किया, किस प्रकार से उन्होंने आज़ादी के इस असफल आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया। उस चीज़ को डिस्क्राइब करते हुए W.B. ईट्स बताना शुरू करता है कि आई हैव मेट देम एट क्लोज ऑफ डे, मीन्स दोज men whom I have watched in this struggle, in this freedom fight, in this revolution, इस क्रांति में, इस रिबेल में, इस विद्रोह में जिन लोगों को मैंने देखा है, उनके बारे में बताता है कि they were very common men, they were not extraordinary, I have met them at close of day। अक्सर क्लोज ऑफ डे मीन्स शाम को, अक्सर शाम को मुझसे मिला करते थे। W.B. ईट्स भी वहीं रहता था। कहता ये लोग कहीं बहुत अलग से प्रशिक्षित होके नहीं आए थे कि इन्होंने क्रांति करने की कहीं ट्रेनिंग ली थी, या किसी आर्मी के सिपाही थे, या किसी आतंकवादी संगठन के लोग थे। नहीं, दे वर कॉमन मैन, वो एकदम सामान्य लोग थे। और अक्सर वो लोग मुझसे शाम को मिलते थे, जैसे कोई शाम के वक्त टहलने निकलता है, या सब्जी लाने निकलता है, या बच्चों को टहलाने निकलता है घुमाने उमाने के लिए। तो अक्सर जब मैं शाम को घूमने टहलने निकलता था तो आई हैव मेट देम एट क्लोज ऑफ डे, अक्सर शाम को इन लोगों से मुलाकात होती थी। कमिंग विथ विविड फेसेस, अलग अलग चेहरे मुझे याद आ रहे हैं, कोई एक व्यक्ति नहीं, ये सब अलग अलग चेहरे, तमाम लोग इसमें से
आते जाते मुझे मिलते थे। आई हैव मेट देम एट क्लोज ऑफ डे कमिंग विथ विविड फेसेस। अक्सर मुझे मिल जाते थे ये लोग, राइट। ऐसा नहीं कि जो लोग लड़ रहे हैं ये कोई अलग से किसी नई दुनिया से आए हैं, इनको मैं पहली बार देख रहा हूँ। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि कहाँ से आ गए ये सब, इतने बड़े बड़े क्रांतिकारी कहाँ से यहाँ फाट पड़े आकर के। ऐसा कुछ भी नहीं है। दे आर द कॉमन मैन whom I used to meet, जिनसे मैं मिला करता था, जो मुझे अक्सर शाम को मिल जाया करते थे जब मैं टहलने के लिए निकलता था। ये हमारे अपने ही मोहल्ले के, अपनी ही गली के लोग हैं। आई हैव मेट देम एट क्लोज ऑफ डे कमिंग विथ विविड फेसेस। अलग अलग चेहरों के ये लोग जो आज इस ईस्टर 1916 को संघर्ष के लिए, विद्रोह के लिए यहाँ इकट्ठा हैं। W.B. ईट्स कहता है वी आर एक्वेंटेड, हम इनसे परिचित हैं। दे आर नॉट अननोन टू मी, ऑल फेसेस आर फैमिलियर, सारे के सारे चेहरे परिचित हैं। ये रोज हमसे मिलने वाले लोग हैं, राइट। दियर लिविंग फेसेस आई हैव सीन, इनको मैंने देखा है, आमने सामने रोज शाम को मिला करते थे, इनसे बातें की हैं। दे आर द कॉमन मैन बट दिस इज स्पेशल डे, दिस इज द क्रेज फॉर फ्रीडम। ये आज़ादी का पागलपन है, ये आज़ादी का जोश है, ये देशभक्ति की भावना है, राइट। स्टूडेंट्स, यहाँ मैं आप लोगों को थोड़ा सा अलग कुछ बताना चाहता हूँ। एक वर्णन आता है कि एक बार जब भारत में आज़ादी का आंदोलन चल रहा था तो चंद्रशेखर आज़ाद, जैसा कि आप लोग सुने हैं, इस मिट्टी के महानतम वीर सपूतों में से एक थे चंद्रशेखर आज़ाद, जिन्होंने अपने जीते जी अपने शरीर को अंग्रेजों का हाथ नहीं लगने दिया। उन्होंने पिस्तौल की आखिरी गोली से अपने आप को मार लिया, क्योंकि वो कहा करते थे कि मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद पैदा हुआ हूँ और आज़ाद मरूंगा, मुझे अंग्रेज छू नहीं सकते हैं। जब कंपनी बाग इलाहाबाद में चारों तरफ से वो घिर गए तो जब तक वो युद्ध कर सकते थे, जब तक अकेले लड़ सकते थे, वो लड़े। लेकिन जब उनके पास सिर्फ एक गोली बची उनकी पिस्तौल में, तो उस आखिरी गोली से उन्होंने अपने आप को गोली मार दी, लेकिन अपने शरीर को जीते जी अंग्रेजों के हाथ नहीं लगने दिया। इसको आप पागलपन नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? वो भारत माँ के वीर सपूत आज़ादी के लिए पागल थे, पागलपन की हद तक दीवानगी थी आज़ादी के लिए उनके अंदर। वो कहीं चांद से नहीं उतरे थे, इसी मिट्टी से सामान्य घरों से निकला हुआ वो बालक था। एक बार की घटना का जिक्र होता है, एक बार उसके गांव से कुछ लोग आए, चंद्रशेखर आज़ाद जी के, महान चंद्रशेखर आज़ाद जी के गांव से कोई आया और उनसे कहता है कि सुनो, इतने बड़े क्रांतिकारी हो, अंग्रेजों का खजाना लूट लेते हो, अंग्रेजों का माल लूट लेते हो, हथियार लूट लेते हो, पूरी पार्टी का फंड तुम्हारे पास है, और वहाँ गांव में तुम्हारे माता पिता एक एक रोटी के लिए तरस रहे हैं। मैं तुम्हारे गांव से आया हूँ, क्या तुम अपने माँ बाप के लिए एक रोटी की व्यवस्था भी नहीं कर सकते हो? स्टूडेंट्स, चंद्रशेखर आज़ाद का जवाब सुनिए। चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि माँ बाप सिर्फ मेरे नहीं हैं, और सुनो, मेरे गांव से आए हो, अगर तुम 2 रोटी की व्यवस्था मेरे माता पिता के लिए नहीं कर सकते हो तो जाओ आकर के मुझे बताना, मेरे पिस्तौल की 2 गोलियां उनकी भी सेवा कर देंगी। मीन्स जो आज़ादी के लिए अपने पेरेंट्स तक के बारे में न सोच रहा हो, वो पागलपन हो। स्टूडेंट्स, इसको हम दीवानापन ही कह सकते हैं, इसको पागलपन ही कह सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो उसी की बात W.B. ईट्स करता है।
वो कहता है कि वो लोग सामान्य थे, लेकिन उस दिन वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिख रहे थे। आई हैव met them at close of day, coming with vivid faces from counter or desk among grey 18th century house। जो डबलिन शहर है उसमें 18वीं शताब्दी के बने हुए जो मकान हैं, जो घर हैं, बड़ी पुरानी डिज़ाइन के घर, गलियों के दोनों ओर जो 2-2 मंजिल 3-3 मंजिल के जो खूबसूरत मकान दिखाई पड़ते थे, बड़े पुरानी डिज़ाइन के थे। 18वीं शताब्दी की पुरानी जो इमारतें थी, उनके बीच से जब मैं गुजरता था, दोनों ओर मकान हुआ करते थे, बीच से रास्ता गया होता था, सड़क गई होती थी। जब मैं 18वीं शताब्दी के उन दोनों ओर बने हुए पुराने घरों के बीच से निकलता था, when I pass through these बिल्डिंग्स, जब मैं इन बिल्डिंगों से गुजरता था, सड़क के इस पार उस पार जाता था, तो ये लोग मुझे काउंटर और डेस्क एमंग ग्रे, किनारे पे बने हुए काउंटर और डेस्क, माने जो तमाम दुकानें थी, कोई सब्जी की दुकान, कोई परचून की दुकान, उन दुकानों के काउंटर पे खड़े हुए लोग मुझे दिखाई पड़ते थे। सामान्य जीवन शैली को जी रहे लोग, कोई घर का सामान खरीद रहा है, कोई दाढ़ी बनवाने के लिए निकला है, कोई बच्चों के लिए टॉफ़ी खरीद रहा है, कोई फल खरीद रहा है, कोई सब्जी का झोला लिए हुए है। W.B. Yeats कहता है कि when I just moved on the road in the evening, the both side of the road, those buildings of old model 18th century, 18वीं शताब्दी की पुरानी जो इमारतें थी, उनके बीच जब मैं सड़क से गुजरता था, तो आसपास के काउंटर्स पर, डेस्क्स पर, दुकानों पर मुझे वो तमाम चेहरे दिखाई पड़ते थे जिन्हें आज मैं एक अलग ही रूप में देख पा रहा हूँ। I have met them at close of day, coming with vivid faces from counter or desk among grey 18th century houses। मैं गुजरता था उधर से। I have passed with nod of the head, और कोई अलग बहुत स्पेशल बातचीत भी नहीं होती थी। I have passed, मैं वहाँ से गुजर जाता था, विथ नोड ऑफ हेड, अपने सर को हिलाते हुए। आप पोलाइट मीनिंगलेस वर्ड, विनम्रतापूर्ण शब्दों को बोलते हुए जिनका कोई अर्थ ही नहीं होता था। जैसे स्टूडेंट्स आप लोग गुजरते होंगे कहीं से, तो बोलते नहीं इस तरीके से कि बस सामने से जा रहे हैं, कोई परिचित दिखा तो पलागी ना, नमस्कार, और क्या हाल चाल है, तो अगला भी आदमी बस कह देता ठीक है भैया, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, और सब ठीक, हाँ भैया ठीक ठाक। माने कोई मतलब नहीं होता। एक सामान्य शिष्टाचार जिस तरीके से होता है, कुछ लोगों से आपने नमस्ते किया तो खाली नोड ऑफ द हेड, खाली सर हिला देते हैं, या पोलाइट मीनिंगलेस वर्ड, बिना मतलब का वैसे सामान्य ठीक ठीक, भैया भैया भैया, खुश रहा भैया, या किसी ने कहा सर नमस्ते भैया 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 भैया, इस तरीके से अगर मीनिंगलेस वर्ड्स, पोलाइट मीनिंगलेस मीन्स मैं उनके साथ, उनके आसपास से जब वो लोग दिखाई पड़ते थे तो हम लोग एक दूसरे का अभिवादन करते हुए, बिना किसी को स्पेशल नोटिस दिए हुए, मीन्स जनरली वी यूज टू पास नोडिंग आवर हेड्स विथ मीनिंगलेस पोलाइट वर्ड्स विदाउट एनी स्पेशल अटेंशन। कोई विशेष महत्व एक दूसरे को न देते हुए, सामान्य जीवन शैली जैसी की है कि एक दूसरे को देखकर अभिवादन कर लेते थे, एक दूसरे को देख के दुआ बंदगी सलाम कर लेते थे, नमस्कार कर लेते थे, और उसको करते हुए हम लोग अक्सर गुजर जाया करते थे। ये वही लोग आज मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, राइट? या मुझे वो लोग दिखाई पड़ रहे हैं, एंड thought before I had done of mocking tale or a gib
टू प्लीज ए कंपेनियन अराउंड द 5 एट द क्लब, या मुझे वो लोग दिखाई पड़ रहे हैं, एंड थॉट बिफोर आई हैड डन ऑफ ए मॉकिंग टेल, या जिन लोगों के साथ मैं अक्सर हंसी मजाक किया करता था, मनोरंजन किया करता था, खिंचाई कर लेते थे हम लोग एक दूसरे की। आर ए गिफ्ट टू प्लीज कंपेनियन अराउंड द 5 एट क्लब, अक्सर शाम को 5 बजे WB ईट्स कहता है कि शाम के वक्त अक्सर हम लोग क्लब में मिला करते थे और क्लब में बैठ करके अक्सर कुछ हंसी मजाक किया करते थे, मनोरंजन किया करते थे, एक दूसरे के ऊपर मज़ेदार टिप्पणियाँ किया करते थे। एकदम सामान्य कंपेनियन, एक दूसरे को आनंदित करने के लिए, थोड़ा सा मनोरंजन करने के लिए। एंड थॉट बिफोर आई हैड डन ऑफ ए मॉकिंग टेल, मॉकिंग टेल मीन्स मनोरंजक कहानी सुना लेते थे, एक दूसरे का मज़ा ले लेते थे। और गिव द प्लीज ए कंपेनियन, और आपस में अपने साथियों को खुश करने के लिए, एक दूसरे का मन हल्का करने के लिए अराउंड द 5 एट क्लब, अक्सर शाम को 5 बजे हम लोग क्लब में बैठ कर के मज़ा लिया करते थे। ये वही लोग हैं, कोई अलग लोग ये नहीं हैं कि कहीं चांद से उतरे हैं। दे आर कॉमन मैन विथ whom आई यूज टू पास आवर इवनिंग, अक्सर शाम का वक्त जिन लोगों के साथ हम लोग गुजारते थे, वो सामान्य लोग जो इन गलियों से अक्सर गुजरा करते थे, वही लोग थे। बट लिव्ड वेयर मॉर्टली इज वॉर्न, लेकिन कहता है कि ये लोग लिव्ड वेयर मॉर्टली इज वॉर्न मीन्स दे वर नॉट वेरी मच सीरियस अबाउट द फ्रीडम ऑफ आयरलैंड। इनके अंदर WB ईट्स कहता है कि आई हैव नेवर सीन एनी काइंड ऑफ स्पेशल क्रेज, एनी काइंड ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट फॉर द फ्रीडम ऑफ आयरलैंड। कभी इन लोगों के अंदर मुझे आयरलैंड की आज़ादी को लेकर के बहुत गंभीरता नहीं दिखाई पड़ी कि बहुत गंभीर हों, बहुत स्पेशल चिंतन करते हों कि हमारा आयरलैंड कैसे आज़ाद होगा। कोई स्पेशल नहीं था, एकदम सामान्य लोग थे, हंसी मजाक करने वाले, अपने काम से काम रखने वाले, सामान्य जीवन जीने वाले। आग लागे मड़े बजर पर भी आहे, कोई किसी से कोई मतलब नहीं था। दे वर कॉमन पीपल, दे वर नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन फ्रीडम लाइक थिंग्स, उनसे बहुत मतलब नहीं था। लेकिन WB ईट्स कहता है कि बट ऑन दैट डे, राइट, ऑन दैट डे मीन्स ईस्टर, ऑन द डे ऑफ ईस्टर, ऑन द डे ऑफ रिबेल, उस विद्रोह वाले दिन गजब हो गया था। ऑल चेंज्ड अटरली, सब कुछ एकदम बदल चुका था, पूरी तरीके से बदल चुका था। सब एक अलग रंग में दिखाई पड़ रहे थे, एक अलग ही माहौल नजर आ रहा था। स्टूडेंट्स, WB ईट्स कहता है कि ऑन दैट डे वी आर रिमेंबरिंग, मुझे वो दिन याद आ रहा है कि उस दिन सब कुछ एकदम बदल सा गया था। WB ईट्स इज टेलिंग कि ऑल चेंज्ड, सब बदल चुके थे, सारा माहौल बदल चुका था, राइट। पैरों की धूल देखी, एक अलग सा उत्साह था। मैंने कभी लिखा था स्टूडेंट्स कि हमने गुलामी देखी है, अब हम आज़ादी देखेंगे। हमने वो गुलामी का दौर देखा है, अब हम स्वाधीनता का स्वर्णिम बिहान भी देखेंगे। पैरों की धूल देखी, सिरमौर भी देखेंगे। पैरों की धूल देखी, सिरमौर भी देखेंगे। वो दौर भी देखा था, ये दौर भी देखेंगे। इस तरीके के क्रांतिकारी विचार उनके अंदर थे। सब एकदम बदला बदला सा नजर आ रहा था। ऑल चेंज्ड
एंड चेंज्ड अटरली, कंप्लीटली चेंज। वो जो नेशनलिस्ट थे, जो कभी जोकरों के जैसा जीवन जीते थे, दे यूज्ड टू लिव द लाइफ ऑफ गिब वर्ड आया, वो एकदम जोकरों की तरह जीवन जीने वाले लोग, टुडे दे वर इन डिफरेंट गेटअप एंड अपीयरेंस, अलग ही रूप दिखाई पड़ रहा था आज उनका। ऑल चेंज्ड अटरली, टोटली चेंज्ड बिहेवियर, चेंज्ड सीन, चेंज अप्रोच, चेंज्ड एक्शन, changed application, very much offensive. Violence was there in their eyes for the freedom. उनकी आंखों में एक अजीब सा तेज दिखाई पड़ रहा था। सब बदल चुका था। WB Yeats says, a terrible beauty is born. आजादी का एक ऐसा सौंदर्य दिखाई पड़ रहा था, जो सौंदर्य इतना भयानक था, इतना भयानक, इतना डरावना था कि आजादी के उस भयानक और डरावने सौंदर्य का वर्णन करना मुश्किल है। दिस इज डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस व्हाट काइंड ऑफ टेरिबल ब्यूटी वाज बॉर्न एट दैट डे। उस दिन कितना भयानक आजादी का सौंदर्य दिख रहा था। चारों ओर ऐसा लग रहा था जैसे मृत्यु तांडव कर रही हो। टेरिबल, एक भयानक, डरावना, सब कुछ डरावना दिखाई पड़ रहा था स्टूडेंट्स। WB Yeats कहता है, ए टेरिबल ब्यूटी वाज बॉर्न एट दैट डे। उस दिन एक भयानक डर सा चारों ओर, एक भय का वातावरण, एक युद्ध का वातावरण चारों ओर दिखाई पड़ रहा था। राइट। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों के समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग काफ़ी समझ चुके होंगे। राइट। अब हम लोग नेक्स्ट डेज की स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।